नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर हुई 64.54%। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 150 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुए स्वस्थ, जबकि दर्ज किए गए 74 नए मामले। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 में किए गए क्रांतिकारी बदलाव को राज्य के शिक्षाविदों ने बताया ऐतिहासिक। कहा 34 साल बाद जारी नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए विषयों के चयन और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा का प्रावधान। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र से बांस व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाशने का किया अनुरोध। कहा बम्बू उद्योग से स्टार्टअप को मिलेगा प्रोत्साहन और आजीविका के बढ़ेंगे अवसर। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10.5 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे अधिक 37,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 10,57,805 हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 64.54% हो गई है। कोविड मृत्यु दर घटकर 2.18% रह गई है। देश में कल एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 55,078 लोगों में संक्रमणों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 16,38,870 हो गई है। इनमें से 5,45,318 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 779 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 35,747 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 150 कोविड रोगी स्वस्थ हुए, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 654 रह गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल कोरोना संक्रमण के 74 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 21, चांगलांग जिले से 17, लोअर सुबनसिरी जिले से 10, नामसाई से 9, तवांग से 7, पपुमपारे जिले से 4, लोअर दिबांग वैली, ईस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग, लोहित, तिराप और सियांग जिले से एक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में दर्ज किए गए 74 नए मामलों में से 67 मामले एसिम्टोमेटिक हैं। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले 150 कोविड रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर से 85 मरीज शामिल हैं। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनदीप परमे ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान वार्ड वाइज रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और कोविड पॉजिटिव मामलों के बारे में जानकारी दी। 1499 टेस्ट किया है, तो उसमें से पॉजिटिव 12 केसेस मिला है। तो ओसुका में सेंटर में केयर सेंटर में 143 टेस्टिंग किया, वो सब भी नेगेटिव है। देन लेकी जो स्टेट क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें जो अंदर में बैठने वाला लोग को टेस्टिंग किया है 45 तो उसमें 6 पॉजिटिव है। देन बंडोडवा गेट में 235 टेस्टिंग किया, तो उसमें 1 पॉजिटिव मिला। देन ट्रिम्स में 225 तो टेस्ट किया, उसमें 1 पॉजिटिव मिला है। तो सारी 4 प्लेसेस में आपका टोटल टेस्टिंग हुआ है 448, तो उसमें से 1 पॉजिटिव। तो सब मिला के एंटीजन टेस्टिंग में 1947 पर्सन टेस्टेड हुआ, उसमें से पॉजिटिव 20 केसेस मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 सॉफ्टवेयर का ग्रैंड फिनाले 3 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति विश्व मंच पर भारत को ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं का द्वार खोलना है, जिससे वह अपना समग्र विकास सुनिश्चित कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कक्षा 6 के बाद से बच्चों के कौशल विकास और पढ़ाई के बाद की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा के अंत तक कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। श्री निशंक ने कहा कि एक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा जो शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, NCTI और AICTE का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी जो देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगा। जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जो प्रौद्योगिकी से युक्त नवाचार को लेकर के आगे बढ़ेगी, वो संस्कार युक्त भी होगी, मूल्य परक भी होगी और ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में शिखर तक जाएगी। और वो ये शिक्षा नीति भारत को एक पूरी दुनिया के ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। हम पूरी दुनिया के लिए पहले उदाहरण होंगे जो 6वीं ही कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। और वोकेशनल जो उसको शिक्षा मिलेगी वो उसके आगे जाएगी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जब तक जाएगा वो उसके हाथ में एक ऐसा कौशल होगा और वो भी इंटर्नशिप के साथ वो जाएगा, उस प्रैक्टिकल के साथ जो है वो अपनी उस व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करेगा। ये पहली बार हो रहा है और इससे तमाम रास्ते खुलेंगे। वो अपने काम के साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो समृद्ध होता चला जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। और ये व्यावसायिक शिक्षा ये ऊपर तक जाएगी। फिर अभी भी हम लोगों ने जो हमारे IITs हैं उन IITs को उद्योगों के साथ जोड़ा है, क्योंकि उद्योगों को जो ज़रूरत थी वो IIT में नहीं होता था पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम में होता था वो उद्योगों को ज़रूरत। तो ये दोनों में समन्वय किया है कि उद्योग जगत में जाएं हमारे छात्र और वहाँ देखें कि उनको ज़रूरत क्या है और उसी ढंग का हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 में किए गए क्रांतिकारी बदलाव पर राज्य के शिक्षाविदों ने अपना विचार व्यक्त किया है। IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट के प्रिंसिपल T तालो ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व दिए जाने और सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में किए गए बदलावों को ऐतिहासिक बताया, जबकि दोनी पोलो विद्या निकेतन के शिक्षक मंटू नाथ ने कहा है कि छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन की और अधिक आज़ादी देने से उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। सिर्फ मेमोरी करके वो बच्चा पास हो जाएगा, वो मैंने वो चीज़ को छोड़ दिया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का पास में होना पड़ेगा। वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर 20%, 10% या 50% अगर उसको पढ़ा हुआ है तो वो रोटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसको पक्का मैंने उसका अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ हम देखा है। मदर टंग को बहुत एम्फेसाइज किया है, मदर टंग को अप टू 5th लेवल तक, ये क्लास 5 तक मैंने वो कंपलसरी बना दिया गया कि रीजनल लैंग्वेज को उसमें पढ़ाना है। ये एक चीज़ मैं अच्छा देखा है कि वो जो मदर टंग से अगर पढ़ाया जाए बच्चे तो आई थिंक मैंने वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा बच्चों के लिए। फ्री एग्जिट एंड फ्री एंट्री, जैसे कि एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फिर इसके बाद पढ़ने का दिल नहीं किया तो उसमें छोड़ दिया, गैपिंग हो गया, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके अनुसार। तो ये एक बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन बाद में वो अगर आना चाहेगा तो ये को उसका फ्री एंट्री कर सकेगा, फिर आ सकेगा। ये एक प्रोविज़न दिया गया। तो फिर आकर के वो सेकेंड ईयर को फिर पढ़ लेगा और पढ़ करके फिर वो अगर उसमें भी दिल नहीं लगा फिर छोड़ दिया, सेकेंड ईयर को कंप्लीट करके फिर छोड़ दिया, जिसके बाद वो फ्री एग्जिट निकल जाएगा, फिर भी वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड ऐसा करके वो 3rd ईयर तक गया और छोड़ दिया तो उसमें भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी बेनिफिटेड ना, वो बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को ये गवर्नमेंट ने दिया है
पहले का था कि 6 to 14 एज में, और अभी जो दिया है 3 साल से लेकर 18 साल तक ऐसा दिखा गया है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभदायक होगा। साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ने का बहुत ये चांसेस हमको दिखाई दे रहा है। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी 34 इयर्स का बाद आया है, ये बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा बात है 10+2 जो सिस्टम है उसको गवर्नमेंट ड्रॉप कर दिया। टेन्योर सेम ही है, 15 इयर्स का एजुकेशन कोर्स जो है डिग्री लेवल तक जितना उम्र होना चाहिए उतना उम्र ही होगा, लेकिन थोड़ा इसको चेंज कर दिया, इसलिए ये सिस्टम अच्छा है। और सबसे अच्छा लगा है बच्चा लोगों ने कोई वाल नहीं है उन लोगों के लिए, उन लोगों ने अपना चॉइस से अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उन लोग पढ़ सकेगा, मेजर सब्जेक्ट ले सकेगा, माइनर सब्जेक्ट होगा। बहुत अच्छा है ये, हम लोगों के स्टूडेंट लोगों का भविष्य उज्जवल करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र CBTC से बांस व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र बांस उद्योग के संपूर्ण विकास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करने में मदद करेंगी। डॉक्टर सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CBTC के सहयोग से राष्ट्रीय बंबू मिशन पूर्वोत्तर में बांस अर्थव्यवस्था को बल देगा। उन्होंने कहा कि ये केंद्र बंबू उद्योग को स्टार्टअप से प्रोत्साहन देंगे और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करेंगे। उन्होंने कहा कि बांस की व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 10 किस्मों की पहचान की गई है और संबंधित राज्य बड़े पैमाने पर इनका पौधारोपण करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को अन्य पक्षकारों के साथ मिलकर एक व्यापक अध्ययन करने का निर्देश दिया। सबसे अधिक बैम्बू को लेकर के, जिनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन भी है, आने वाले समय में बैम्बू का एक बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य रहने वाला है। कोविड के बाद की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, और भारत की अर्थव्यवस्था न केवल पूर्वोत्तर की, उसमें एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है बैम्बू की, बांस की। कुछ सप्ताह पहले आयात जो ड्यूटी रहती है, इंपोर्ट ड्यूटी बैम्बू पर, उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया ताकि डोमेस्टिक बैम्बू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से हमारे यहाँ CBTC का सेंटर है गुवाहाटी में, केन बैम्बू सेंटर, जहाँ पर पे बैम्बू को लेकर के युवाओं को, अन्य व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग की। उसको केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नए विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। इस कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 20 से अधिक मुस्लिम देशों ने भी 3 तलाक की प्रथा को नियंत्रण किया था, लेकिन भारत में ऐसा करने में बहुत समय लग गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ऑर्गेनिक कृषि और बागवानी उत्पादों पर आधारित फूड पार्क की विकास की अपार संभावनाएं हैं। इससे एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के कृषि उत्पादों के लिए विपणन आसान होता है, वहीं हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों या फूड पार्क स्थापित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जो हमारे मंत्रालय की है, ये एक बड़ा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मेगा फूड पार्क में हम भारत सरकार की तरफ से 50 करोड़ का अनुदान देके, और नॉर्थ ईस्ट में 75% होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, बाकी इंडिया में 50% होता है। तो करीब 75 से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक मेगा फूड पार्क में लगता है, जिसका एरिया 50 एकड़ से ऊपर हो सकता है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, लैब्स।
फार्मर्स के लिए प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, प्रोडक्शन सेंटर्स, इस तरह की सभी सुविधाएं एक पार्क में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इंडस्ट्री आके वहाँ पे सीधे अपनी फैक्ट्री लगा के और फूड प्रोसेसिंग शुरू कर सकती है। The biggest opportunity for Northeast in food processing is the organic food and the niche products. Like we had a organic food festival sometimes back from Arunachal. Some ladies were making kiwi wine. Now, processing kiwi fruit, which is grown in Arunachal, and selling that produce in small quantities as a niche product from Arunachal in Delhi, there was a large demand. Now, similarly, the niche products of Northeast, I find there's a large potential for that, including organic as well as other products. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।